Hello, friends. What is optimizer? Optimizer in neural network या optimizer in we are using in machine learning algorithm, deep learning algorithm. तो optimizer क्या होता है, कितने टाइप्स के optimizers हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे. सो लास्ट सेशंस में हमने बहुत ही अच्छे से कुछ टॉपिक्स पे अपन ने डिस्कस किया था और उसमें एक अच्छा टॉपिक था, उसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट. तो ग्रेडियंट डिसेंट को अच्छे से अपने समझा था कि ग्रेडियंट डिसेंट्स किस तरह से मशीन लर्निंग में हेल्प करता है और क्यों इतना पॉपुलर है. अच्छा, ऑप्टिमाइज़र की अपन बात करें तो ऑप्टिमाइज़र हम कह सकते हैं कि क्या ऑप्टिमाइज़ करेगा. ऑप्टिमाइज़र नाम जैसे नाम ही ऑप्टिमाइज़र है, तो ऑप्टिमाइज़र करना किसको है. तो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कोई भी अपन मॉडल ट्रेन करते हैं, तो मॉडल ट्रेन करने का जो एम है या उद्देश्य है, जिसको या ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, वो फाइनली है कि हम वेट या कुछ लर्निंग पैरामीटर हैं, फाइनली वो पैरामीटर लर्न हो, फाइनली वो उस एग्जैक्ट वैल्यू तक लर्न हो जब तक कि हमको गुड रिजल्ट्स ना मिले, या प्रिडिक्शन या रिग्रेशन और या क्लासिफिकेशन जो भी हम करना चाह रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिले, वहाँ तक अपन पैरामीटर्स को अपडेट करना है. तो ऑप्टिमाइजर्स का सिंपल मीनिंग यही है कि हम उन पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उन एट्रीब्यूट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे जिससे कि हमें वेट और लर्निंग रेट मिले जो हमें एक्सपेक्टेड है, और जो लॉस को रिड्यूस करता रहे एवरी आइट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग. तो हम जैसे स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ता जा रहा है, उस ट्रेनिंग आगे बढ़ने का एम है कि एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो और लॉस डिक्रीज़ हो. तो वेट और लर्निंग रेट को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं या इस तरह से चेंज करते हैं कि हमारा हमेशा एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो और लॉस रिड्यूस हो. तो उसको करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर्स हैं. तो ग्रेडियंट डिसेंट का फंडामेंटल हमने पढ़ा. ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट डिसेंट के बेस पे ही हैं सारे. अब इस ग्रेडियंट डिसेंट में बहुत सारे वेरिएंट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हम आ जाते हैं. तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कैसा है कि बहुत बड़ा डेटा है या छोटा डेटा है, या फिर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वेट अपडेट नहीं हो रहा है, लॉस डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है. तो उस सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या डेटा स्पार्स है, डेटा में बहुत सारा नॉइज़ है, डेटा का फ्लो को भी कैसे अपन कंट्रोल करेंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं. इन मॉडल को ट्रेनिंग टाइम पे वेट को अपडेट करने के लिए, वेट को चेंज करने के लिए जो एल्गोरिदम्स या ऑप्टिमाइज़र काम में लेते हैं वो ऑप्टिमाइज़र कहलाते हैं. इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र हैं: ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी विद मोमेंटम, मिनी बेस ग्रेडियंट डिसेंट. अब ग्रेडियंट डिसेंट तो आपने जान लिया, बस वही ग्रेडियंट डिसेंट है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करते जाएंगे तो सब चीज़ों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट. तो ग्रेडियंट डिसेंट पहले अपन ने जाना था. बस मैं थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ. आप एक एग्जांपल लो कि आपका 1000 इमेज का एक डेटा सेट है और आपने पूरा डेटा सेट पास किया एट ए वंस. फिर आपने क्या किया, उस डेटा सेट का लॉस कैलकुलेट किया. लॉस कैलकुलेट करके उसका ग्रेडियंट निकाला. ग्रेडियंट निकाल के आपने यहाँ पे वेट को अपडेट किया. थीटा यहाँ पे वेट है, थीटा यहाँ पे आउटपुट वाला वेट है, यह है प्रीवियस थीटा, मतलब कि प्रीवियस वेट. अब हम उसमें से कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. अल्फा यहाँ पे लर्निंग रेट है और यहाँ पे इसका ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट डिसेंट. तो फाइनली जो वेट आएगा वो ये आएगा. तो इस तरह से अपन अपडेट कर रहे हैं. यहाँ पे अपडेट करने का जो फंडा है वो क्या है कि हम कंप्लीट डेटा सेट को एक पूरा पास करेंगे. कंप्लीट डेटा सेट पूरा पास होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, उसके बाद में हम वेट को अपडेट करेंगे. तो ये फंडामेंटली ये है. अब ये बहुत इजी है, सिंपल है कि चलो 1000 इमेज का डेटा सेट है, 1000 का पूरा डेटा आइट्रेशन का फॉर लूप लगा के लॉस कैलकुलेट करके पूरा पास कर दिया, और फिर हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो और फिर हमने वेट को अपडेट किया. तो 1000 डेटा के साथ में अच्छा काम कर रहा है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वेट फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा. आपके पास में मान लो 1 लाख सैंपल का डेटा है या 2 लाख सैंपल का डेटा है. 2 लाख डेटा को पूरा आइट्रेशन पास करके फिर लॉस कैलकुलेट करोगे, राइट. तो डेटा इतना पास करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. दूसरा है कि जो
आपने ग्रेडियंट डिसेंट का जो फंक्शन लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो एक तरह से कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि वो ट्रैप हो जाता है लोकल मिनिमा में। अब ट्रैप तो कई बार फंक्शन ऐसे करके ऐसे बन जाता है, तो दूसरे लोकल मिनिमा में ट्रैप हो गया ना तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हो सकता है कि ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में और लोकल मिनिमा तक पहुंचने में सालों तक लग जाए। आपका 1 लाख डेटा सेट है, 1 लाख डेटा सेट को एक टाइम में आइटरेट करने में आपको एक जीपीयू के साथ में मान लो कि 1 दिन लग रहा है, और मान लो कि आपका जो लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग टू वेट लॉस डिक्रीज हो रहा है, उस लॉस की रेट के अकॉर्डिंग टू 1000 आइट्रेशन चाहिए, 1000 आइट्रेशन चाहिए, 1 दिन लग रहा है, लेकिन साल में तो 365 दिन होते हैं, तो 2000 आइट्रेशन मतलब कि करीबन 3 साल लगेंगे उसको पूरा ट्रेंड होने में, राइट। तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा है कि अब आप 1 लाख सैंपल के डेटा के साथ में ट्रेन कर रहे हो, तो जब तक वो 1 लाख पूरा नहीं होगा वो सारा आप डेटा इन मेमोरी रखना पड़ेगा। मेमोरी में रखना है तो रैम साइज चाहिए, इतना बड़ा रैम साइज चाहिए कि वो 1 लाख इमेज का जितना मेमोरी में लोड करें उसको लोड करके रखना है, क्योंकि पूरा 1 लाख होने के बाद में लॉस कंप्यूट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रेडियंट डिसेंट नॉर्मली अपन यूज़ लेते हैं। तो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा टाइप का ग्रेडियंट डिसेंट की यार ये प्रॉब्लम है कि पूरा डेटा सेट लेके अपडेट करें तो मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगा, लोकल मिनिमा पहुंच नहीं पाएगा या कहीं ट्रैप हो जाएगा, और बहुत सारा समय लगता है ट्रेनिंग होने में। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर एक सैंपल पे लॉस कैलकुलेट करें और हर एक सैंपल पे हम वेट को अपडेट कर दें। एक ये भी एक तरीका है। तो हर एक सैंपल, जैसे 1000 सैंपल हैं, तो पहला सैंपल पास किया नंबर 1, जैसे ही पास किया मॉडल में उसका लॉस कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट निकाला और वेट को अपडेट किया, दैट इज़ 1। हर आइट्रेशन में पे आई यहाँ पे इसलिए दिया कि हर सैंपल में अपडेट कर रहे हैं। सैंपल नंबर 2 गया फिर अपडेट हो गया, सैंपल नंबर 3 गया फिर अपडेट हो गया, ऐसे हर सैंपल में अपडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा वेट फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है। वेट फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो हो सकता है कि कन्वर्ज बहुत ही जो 1000 लाइन का डेटा सेट है तो 1000 बार वेट अपडेट हो चुका है। अभी 1000 बार वेट अपडेट हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है, एडवांटेज ये है कि एक सैंपल को लेके लॉस कैलकुलेट करके अपडेट करना है, तो हमें एक सैंपल के लिए बड़ा मेमोरी नहीं चाहिए, तो बहुत ही कम मेमोरी के अंदर अपना काम हो गया। और ये लोकल मिनिमम में कभी ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि जैसे नया सैंपल आएगा तो नई वेराइटी आएगी, क्योंकि उसमें वेरिएंस, दूसरा वाले सैंपल्स में वेरिएंस ज़्यादा रहता है। वेरिएंस ज़्यादा रहेगा तो वो उसको नए नए लोकल मिनिमम मिलेंगे कि एक मिनिमम में ट्रैप नहीं होगा वहाँ पे। तो ये तो होगी एडवांटेज। अब हर एक सैंपल को अपडेट करने के डिसएडवांटेज भी हैं। देखो 1000 सैंपल हैं, 1000 सैंपल हो सकते हैं कि हर एक सैंपल की कुछ अलग फीचर्स हों, तो ये वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। वेरिएंस ज़्यादा होने से क्या होता है कि मॉडल फ्लक्चुएट करेगा। उसका मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से वेरिएंस ज़्यादा होने से ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आता है। और यदि वेरिएंस इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि आपका जो जिस ग्लोबल मिनिमा को अपन अचीव करना चाहते हैं उसको ओवरशूट करके बाहर निकल जाए, और हो सकता है कि हमें वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिले जो मिलनी चाहिए थी, राइट। तो जो कन्वर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट, राइट, तो है उसमें कन्वर्ज होने में फाइनली लोकल मिनिमा में कुछ न कुछ मिस हो सकता है यहाँ पे। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपकी जो लर्निंग रेट है, यदि आपको कन्वर्ज करना है तो लर्निंग रेट को भी मैन्युअली आपको स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है कि ग्लोबल जो मिनिमा है वो ओवरशूट हो जाए। तो ये 3-4 इसकी डिसएडवांटेज हैं। इन डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए यदि आपका लार्ज डेटा है, वेरिएंस भी है, या फिर डेटा स्पार्स है, डेटा नॉइजी है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए एक और एल्गोरिदम है कि कुछ तो थोड़ा फ़ायदा हो। तो इसीलिए तीसरा जो ऑप्टिमाइज़र है उसको हम बोलते हैं मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब मिनी बैच में और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिनी बैच में हम कहते हैं कि हर एक सैंपल में, स्टोकास्टिक में हम क्या बोल रहे थे कि हर एक सैंपल पे अपन वेट को अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ बोलोगे हर सैंपल में नहीं करेंगे। यहाँ हम बोल रहे हैं कि 1000 रिकॉर्ड का डेटा सेट है, हम ऐसा करते हैं कि
ग्रुप ऑफ, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि 32 इमेज का एक डेटा लेंगे, 32 इमेज का एक बैच लेंगे, मिनी बैच लेंगे, और उस 32 का लॉस कैलकुलेट करेंगे और उन 32 का ही हम वेट अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट 32 लेंगे, मतलब कि नेक्स्ट 64 हो गया। फिर उसके बाद में उस नेक्स्ट 32 लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट 32 लेंगे। तो 32 साइज का ऐसे बैच लेंगे और उन बैच का कैलकुलेट करेंगे और अपडेट करेंगे। यहाँ पे फ़ायदा ये हो गया कि जो वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो रहा था हर एक सैंपल में, हमने क्या किया कि 32 या एक छोटा सा बैच लेके अपने अपडेट करना शुरू किया। और 1000 सैंपल है अपने पास में, तो कितनी बार वेट अपडेट होगा? 1000 डिवाइड बाई 32, ऐसा करके इतने टाइम वेट अपडेट हो जाएगा। 32 या 30 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 33, 34 या 35 टाइम्स, इतना टाइम्स क्या होगा, वेट अपडेट होगा। तो ये तो, और दूसरा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक तरह से 32 सैंपल्स का एक साथ लॉस निकालेंगे, उनका एवरेज निकाल के अपन लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएंस थोड़ा कम रहेगा, राइट। और क्योंकि हम इमेज बैच में इमेज साइज इंक्रीज कर रहे हैं, इमेज का नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेमोरी बढ़ेगा। एक सैंपल में मेमोरी कम चाहिए, लेकिन 32 सैंपल्स में मेमोरी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोलेबल है कि मान लो 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB इतना में काम हो जाएगा 32 सैंपल्स में। यदि आपका इमेज साइज़ ज़्यादा नहीं हो, डेटा साइज़ का रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं हो, तो काम हो जाएगा, बट इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि मेमोरी प्रॉब्लम रहे। तो ये सब है, लेकिन अभी भी हमारा प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे अभी भी हमें लर्निंग रेट का पता नहीं कि हम क्या लर्निंग रेट लें। तो लर्निंग रेट को धीरे धीरे स्मॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मैन्युअली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। और यदि हम कांस्टेंट लर्निंग रेट रखते हैं तो कभी हम फिर लोकल मिनिमा पे ट्रैप हो जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में भी हैं। और दूसरा है कि स्टिल वेरिएंस लेस है, लेकिन स्टिल है, मतलब कि वो हमें अभी कंट्रोल हुआ नहीं है, राइट। तो उसको करने के लिए अगेन एक दूसरा एल्गोरिथम्स है, हम थोड़ा उसको ओवरकम करने के लिए और देखते हैं। और वो दूसरा एल्गोरिथम जिसका नाम है SGD विथ मोमेंटम, SGD विथ मोमेंटम, स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। अब मोमेंटम आप मिनी बैच विद मोमेंटम भी कर सकते हो, SGD विद मोमेंटम भी कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, क्या है, अपना डेटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग तो हम थोड़ा डिसीजन कर लेते हैं या फिर थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं कि हमें क्या लेना है। बट SGD विद मोमेंटम लेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम ऐड कर देंगे। अब मोमेंटम कैसे काम करेगा, यदि आप फंडामेंटली मैथमेटिकल बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो आपने एवरेज तो सुना होगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है कि जैसे 6 नंबर है, 6 कोई सैंपल है, 6 सैंपल को ऐड कर देंगे, डिवाइड 6 से करेंगे तो हमें उस सैंपल का एवरेज मिल जाता है, वो तो एवरेज होता है। एक और एवरेज होता है मूविंग एवरेज, फिर होता है एक वेटेड मूविंग एवरेज, फिर होता है एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। और बिंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे काम आता है। अभी यहाँ पे ये दो मैंने ग्राफ प्लॉट दिखाए आपको, तो यहाँ पे ये तो SGD का है, SGD विद मोमेंटम है, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये सिंपल SGD है। यहाँ पे वेट को इस लोकल मिनिमा, ये मान लो लोकल मिनिमा है, यहाँ से आपने ट्रेनिंग शुरू की, यहाँ तक पहुँचना है, इसको यहाँ से ट्रेनिंग की, यहाँ तक पहुँचना है। तो 2 एग्जाम्पल है, ये SGD का है, SGD विद M है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, मतलब कि SGD में वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑक्सीलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मोमेंटम क्या करेगा, ऑक्सीलेशन को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीलेशन कम हो और वो एग्जैक्ट लोकल मिनिमा पे पहुँचे, उसके लिए हम मोमेंटम ऐड करते हैं कि इसको मोमेंटम को कंट्रोल करना है, ऑक्सीलेशन को कंट्रोल करना है। ऑक्सीलेशन कंट्रोल होगा तो हमें लोकल मिनिमा तक पहुंच जाए वहाँ पे, जिससे कि हमारा ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाए, लॉस डिक्रीज होता रहे, एक्यूरेसी इंक्रीज होता रहे, ऐसा करें। तो यहाँ पे इसलिए मोमेंटम ऐड करते हैं। आई थिंक ये थोड़ा मैथमेटिक बैकग्राउंड है, मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट फंडामेंटल बस ये बताने के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया है कि एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज क्या होता है। मान लो कि ये आपका डेटा पॉइंट ये आ रहा है, तो इसका जो एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज निकालेंगे तो ये रेड कलर का जो है ना, वो ये होती है अपना मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालेंगे यहाँ पे। प्रैक्टिकली यदि ये तो आइडियल केस में है, लेकिन यदि प्रैक्टिकली
मोमेंटम लेके यदि प्रैक्टिकली करते हैं तो जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, इस तरह से अपन को एक मूविंग एवरेज का ये मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीलेशन बहुत कम आ रहा है, इतना ज़्यादा ऑक्सीलेशन नहीं आ रहा। यदि हम एवरेज मूविंग एवरेज नहीं लेते हैं तो देखो आपका मॉडल इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, इतना मूव करेगा, इतना ऑक्सीलेशन करेगा कि ग्लोबल मिनिमा को कभी या पहुँचेगा या फिर यहाँ पर बहुत टाइम लेगा वेरिएंस की वजह से। तो एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज थोड़ा और जाके देखेंगे तो समझ में आएगा, राइट। लेकिन मैथमेटिकली मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसमें कि वी टी यहाँ पे आउटपुट ऑफ उसका ग्रेडियंट डिसेंट का आउट मतलब फाइनली मोमेंटम है। बीटा यहाँ पे एक तरह से फैक्टर पैरामीटर जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। वी टी यानी प्रीवियस मोमेंटम कितना है, और एस यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट है, जो ग्रेडियंट हम निकालेंगे लॉस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेट यहाँ पे। अब बीटा 1 माइनस बीटा यहाँ पे हमने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हमें किसको वेट ज़्यादा देना है। वेटेड एवरेज इसलिए बोलते हैं कि हम वेट किसको देना है। वेट दो चीज़ों को अपन दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें प्रीवियस डेटा को वेट देना है या करंट डेटा को वेट देना है, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बीटा पैरामीटर है। यदि हमें प्रीवियस डेटा को वेट देना है तो हमें बीटा की वैल्यू 1 रखनी है। 1 रखते क्या होगा, ये प्रीवियस वाला बीटा 1, तो वी टी इक्वल टू प्रीवियस वी टी मिल जाएगा अपन को। और यदि हमें करंट डेटा को वेट देना है तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे। 0 करेंगे तो प्रीवियस से कोई लेना देना है नहीं, तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 माइनस 0 मतलब कि करंट ग्रेडियंट डिसेंट वाला वी टी आ जाएगा। और यदि हमें इन बिटवीन रखना है कुछ, तो इसकी वैल्यू इस तरह से रखेंगे 0.8 0.7 इन बिटवीन, जिससे कि हमें प्रीवियस डेटा और करंट डेटा को हम दोनों को वेट देके चल रहे हैं ऐसा करके। तो इसलिए इसको वेटेड एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं कि पहले तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीलेशन बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस कम हो जाएगा, वेरिएंस जो पैरामीटर अपडेट करते हैं उनमें वेरिएंस है वो कम हो जाएगा। दूसरा है कि कन्वर्ज फास्टर होगा, लोकल मिनिमा तक बहुत फास्ट पहुंचेगा। तीसरा इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है कि एक नए पैरामीटर और आ गए बीटा। यहाँ पे एक नया पैरामीटर आ गया बीटा। अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार इसकी क्या वैल्यू रखे, 0.7 रखे, 0.8 रखें, 0.9 रखें। तो ये थोड़ा एक और हाइपर पैरामीटर मिल गया जो हमें मैन्युअली अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा ये डिसएडवांटेज है। तो एसजीडी विद ग्रोथ मोमेंटम हमें समझ में आता है। ये डिफरेंट बीटा को लेके ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया एसजीडी विद मोमेंटम। इसके अलावा भी एडवांस और मिलेंगे आपको ऑप्टिमाइजर्स, एडागार्ड मिलेगा, इन डिटेल नहीं जाएंगे। थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, इंपॉर्टेंट वाला बताता हूँ। आरएमएस प्रो, हाँ आरएमएस प्रो इसके बारे में बताता हूँ। रूट मीन स्क्वायर प्रोपोगेशन, ये एक और है। इसका एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं और उसका रूट निकाल के कर रहे हैं, पेंसिल ऐड कर रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर है। इसका एडवांटेज ये है कि हमें जहाँ पे डेटा स्पार्स है, कई बार क्या होता है कि डेटा स्पार्स होता है। स्पार्स का मतलब होता है कई जगह डेटा पॉइंट 0 है। यदि मैट्रिक्स में स्पार्स मैट्रिक्स निकालेंगे, यदि आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो मैट्रिक्स में एक और टाइप का मैट्रिक्स होता है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स में होता है जहाँ पे डेटा कुछ जगह स्पार्स है, जहाँ पे डेटा पॉइंट 0 है। एक तरह से वो नॉइज़ होती है। ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम यदि हम उसका रूट लेके स्क्वायर करके रूट निकाल के करते हैं तो वहाँ पे स्पार्सिटी को हम कम कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, अब देखो हर जगह आरएमएस प्रोब नहीं लगाना है, हर जगह वो नहीं लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस प्रोब कहाँ लगाना है। आरएमएस प्रोब वहीं लगेगा जहाँ पे डेटा के साथ में किस टाइप का डेटा के साथ में आप डील कर रहे हो, राइट, ऐसा करके। तो ये आरएमएस प्रोब है। और एक और है जो अच्छा जिसको हम मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजर है, जिसको हम एडम बोलते हैं। तो एडम क्या करता है, हमारे पास में यहाँ पे जो एसजीडी विद एम ऑप्टिमाइजर है, इसका एडवांटेज ये क्या करता है कि एक तो नॉइज़ को रिड्यूस करता है, ऑक्सीलेशन कम करता है, लोकल मिनिमा को फास्ट रीच करता है। तो जहाँ पे हमारा डेटा नॉइजी है,
वेरिएंस बहुत ज़्यादा है डेटा के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे हमारा एसजीडी विद एम अच्छा काम करेगा। फिर यदि हमारे डेटा के अंदर स्पार्सिटी ज़्यादा है, बहुत सारे नल पॉइंट्स हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आरएमएस अच्छा काम करेगा। तो अब मान लो कि हमारे डेटा में दोनों ही प्रॉब्लम है, तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके क्या करना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम के लिए मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम एडम होता है। इसने क्या किया कि ये तो एसजीडी विद मोमेंटम है और ये एसजीडी विद एक यहाँ पे एसजीडी विद मोमेंटम है और ये आरएमएस प्रोब वाला है। तो यहाँ पे आरएमएस प्रोब को भी ले लिया, इनको ले लिया और फाइनली एक फॉर्मूला बना, दिस इज ऑप्टिमाइजर फॉर्मूला बना, यह है कि एम्प्टी डैश। तो एम्प्टी डैश यहाँ पे एसजीडी विद मोमेंटम हो गया डिवाइड बाई आरएमएस प्रोब, ये हो गया। तो दोनों को मिला के ऑप्टिमाइजर काम में लिया है, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जैसे कि स्पार्सिटी हो या नॉइज़ हो या हाई वेरिएंस हो, इन सब को दोनों को मेथड को मिला के करेगा। तो आपको यदि कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा काम में लूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप जब समझ में नहीं आता है कि डेटा कैसा है क्या नहीं है, तो आप डायरेक्टली एडम डिसाइड करो, एडम ऑप्टिमाइजर उठाओ, एडम को लो, जिससे कि वो दोनों प्रॉब्लम के साथ डील करेगा, कन्वर्ज फास्ट करेगा और जो लर्निंग रेट है उसको भी वो ऑप्टिमली लेगा यहाँ पे। हाँ, लर्निंग रेट को रेक्टिफाई आपको करना है और जो हाई वेरिएंस है उसको भी ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस करेगा। डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि आपको दो जगह कंप्यूटेशन हो रहा है, एसजीडी विद एम में भी कंप्यूटेशन कर रहे हो और फिर उसका आरएमएस प्रो में भी कंप्यूटेशन करो, क्योंकि आरएमएस प्रो में एक स्क्वायर टर्म है यहाँ पे। यदि आरएमएस प्रो में आपने देखा होगा कि स्क्वायर टर्म है, जो आप विद डीडब्ल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे, तो ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर का अंडर रूट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपका विद द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन है, अच्छा खासा कंप्यूटेशन है, तो ये कंप्यूटेशनली कॉस्टली है, ये ठीक है। थोड़ा सा सीपीयू ज़्यादा लगेगा या जीपीयू लगेगा, बट रिजल्ट्स अपन को मिलेंगे। तो ये एसजीडी विद ऑप्टिमाइजर्स है। तो बेसिकली हमने आज डिस्कस किए कि ऑप्टिमाइजर्स कैसे हैं, कौन सा ऑप्टिमाइजर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजर किस तरह से एक ट्रेनिंग को हेल्प करते हैं, किस तरह का डेटा के साथ में, किस तरह के ऑप्टिमाइजर के साथ में हमको डील करना चाहिए, कैसे हम डिसीजन लेंगे हम कौन सा ऑप्टिमाइजर हम सेलेक्ट करें। तो और कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताए कि आप जब समझ में नहीं आता तो क्या करना चाहिए, और यदि हमें क्लियरिटी है तो हमने कौन सा ऑप्टिमाइजर काम में लेना चाहिए। ये अपन ने रिकैप थोड़ा बेसिक डिस्कस किया। बैच नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, तो लेटर हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।